माँ के लिए बेटी का आखिरी मैसेज। शायद दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया हो वह आखिरी मैसेज ना पढ़ने देने के लिए, पर क्या मैं खुद को अनजाने में हुई इस गलती के लिए माफ़ कर पाऊंगी? एक बार मुझे माफ़ कर दो अम्मा, अपने दर्शन की अनुमति दे दो, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। कसम से अम्मा, सिर्फ एक बार। क्या जीते जी मिल पाए माँ बेटी? ये था अम्मा की लाडो पिट्टो का आखिरी मैसेज, जो अम्मा ने शायद देखा ही नहीं था। देखती भी कैसे भला? अम्मा को उनके मैसेज और फ़ोन से कोई मानसिक तनाव ना हो, इसलिए मैंने ही तो उनका नंबर अम्मा के मोबाइल से उड़ा दिया था। फिर पता नहीं कब अम्मा ने नियाज़ भैया से बिट्टो दी का नंबर ले लिया था, पर उनको सेव करना नहीं आता था, इसलिए मुझसे कहा था उनका नंबर सेव कर देने के लिए। पर मैंने उनका चैट आर्चिव कर दिया, इसलिए अम्मा देख नहीं पाई होंगी और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैसेज देखूं। अम्मा जब से अस्पताल में एडमिट हुई थी, किसी को भी कोई होश कहाँ था। बाबूजी ने ही कहा था अभी अम्मा को फ़ोन वोन से दूर रखो, तभी तो अम्मा का फ़ोन हमने उन्हें अस्पताल में ले नहीं जाने दिया। वैसे भी मुझे तो हमेशा बाबूजी के गुड बुक में रहना था, इसलिए मैं कभी सामने से दी को फ़ोन नहीं करती थी। अम्मा की 13वीं पर कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लेने के लिए जब अम्मा के फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, तब मैंने उनके मोबाइल को खोला तो कुछ पुराने मैसेज चेक करते हुए बिट्टो दी के इस आखिरी मैसेज पर नज़र पड़ी। तो मेरा विचलित मन पिछले दिनों घटने वाली एक पर एक अनहोनी पर विचार करने को विवश हो गया। 10 दिन पहले की तो बात है। अम्मा लगभग मृत्युशैया पर थी। कैंसर अपने अंतिम पड़ाव पर जीवन मृत्यु की स्पर्धा में जैसे अम्मा को हराने की पूरी तैयारी करके आया था। और इधर अम्मा थी कि पता नहीं कौन सी एक अधूरी आस और इंतजार को आंखों में बसाए बैठी थी, कि उनकी आंखें और भी प्रखर सी हो गई थी। अम्मा की निस्तेज और जर्जर शरीर का सारा तेज लगता है उनकी आंखों में समा गया था। वैसे तो प्रकट में कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर मैं, बाबूजी और अनिकेत भैया अच्छी तरह जानते थे कि अम्मा को किसका इंतजार था। उनकी लाडली बिट्टो का। और हो भी क्यों ना भला, आखिर अम्मा को बिट्टो दी को देखे हुए कम से कम 11 साल हो चुके थे। इन सालों में उन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा अपने मन को समझाया होगा, अपनी पहली संतान जिगर के टुकड़े को फ़ोन करने से खुद को रोका होगा। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अम्मा में कितना धैर्य है, कितना मन को मारकर और भावनाओं को बांधकर रहना आता है अम्मा को। कैसे उन्होंने अपनी आँख की पुतली, अपनी राजकुमारी को देखे बिना दिन गुजारे होंगे। आखिर उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर रखने को अपने कलेजे पर पत्थर रखा होगा। कितना बिलखी होंगी अम्मा जब वह अपनी बेटी का साथ न दे पाई होंगी। आज मैं खुद एक प्यारे से बच्चे की माँ बनकर समझ पा रही हूँ कि अम्मा के लिए वह कितनी दुविधा और असमंजस का समय रहा होगा, जब उन्हें बाबूजी की दहाड़ती आवाज़ में बिट्टो और परिवार के बीच में किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया होगा। वैसे गुस्सा और क्षोभ तो अम्मा जी को भी हुआ होगा, आखिर उनका भी तो विश्वास टूटा था। पर वह बिट्टो का साथ देने के लिए घर कैसे छोड़ देती। बिट्टो दी के अलावा उनके 2 बच्चे और भी तो थे, मैं यानी अंजलि और अनिकेत भैया। उफ, कैसा दिन था वो। बिट्टो दी दलान पर अपने पति के साथ सिर झुकाए खड़ी थी और बाबूजी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे थे, जब इस लड़के के साथ तुम्हें हम सबका विश्वास तोड़कर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भागने में शर्म नहीं आई, तो अब माफ़ी किस बात की मांग रही हो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। अम्मा ने आगे बढ़कर बाबूजी को थोड़ा शांत करना चाहा कि सब्र से काम लीजिए, इस तरह ऊंची आवाज़ में चिल्लाएंगे तो अपने घर की बहुत बदनामी होगी। अपने घर की इज्जत को यूं सरेआम न उछालिए। अम्मा ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अचानक से वह हो गया जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की होगी। बाबूजी ने अम्मा को गुस्से में जोर से झटका दिया, जब वह उनकी बाँह पकड़कर उन्हें अंदर ले जाना चाह रही थी। बाबूजी के झटके से सुकोमल अम्मा छिटक कर दूर जा गिरी थी। चोट खरोंच से ज़्यादा दर्द अम्मा के मन में हुआ था। उनका मन आहत हुआ था, क्योंकि आज तक बाबूजी ने अम्मा से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। अब तक दालान के बाहर लोग भी जमा होने लगे थे। घर की बात अब घर में छुपने वाली नहीं थी, क्योंकि अजहर के साथ घर से भागने के बाद दीदी पूरे 8 दिन बाद लौटकर आई थी, तो शबनम बानो बनकर। बनारस के ब्राह्मण कुल की कन्या का गैर हिंदू विवाह करना, वो भी स्वेच्छा से घर से भागकर, एकदम से पचने पचाने वाली बात तो थी नहीं।
ऊपर से दादाजी के बाद बाबूजी उनकी तरह अक्सर फुर्सत में सबको रामायण की चौपाई पढ़कर उनके अर्थ बताते हुए अपनी ओजपूर्ण वाणी में जैसे सरस्वती पुत्र बन जाते थे। कई श्रद्धालु तो भाव विभोर होकर बाबूजी की चरण धूलि तक सिर पर लगा लेते थे। उस घर की बेटी ने जो जघन्य अपराध किया था वह तो अक्षम्य था ही, तत्कालिक समाज में घोर निंदा का विषय भी था। बाबूजी को जितना प्रेम अपने परिवार से था उतना ही अपनी ऊंची नाक से भी तो था। सो अपनी बेटी को माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम 3 भाई बहनों में बिट्टो दी अम्मा बाबूजी की सबसे बड़ी संतान थी। उनके बाद अनिकेत भैया, फिर सबसे छोटी मैं। दीदी अगर अम्मा की लाडली थी तो मैं बाबूजी की आंखों की तारा थी। और हम 2 बहनों के बीच अनिकेत भैया घर में सबके प्रिय पात्र तो थे ही, इसके अलावा दादी के कुछ ज़्यादा ही लाडले थे। वंशधर जो थे, परंपराओं को निभाने वाले हमारे परिवार में जब बेहद खूबसूरत दीदी ने जन्म लिया तो अम्मा फूली नहीं समाई। दीदी की सुंदरता ने अम्मा को पहली संतान लड़की होने के तानों से भी बचा लिया था। बचपन में बिट्टो दी प्यारी सी तो थी ही, जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी खूबसूरती और भी निखरती गई। बिट्टो दी की सुंदरता देखकर रिश्तेदार और जान पहचान वाले तो कभी मजाक मजाक में तो कभी लाड़ में कह देते कि ललित जी और स्वर्णा जी की बड़ी बेटी कितनी खूबसूरत है, एकदम हीरोइन मॉडल जैसी। अल्पना को तो फिल्मों में जाना चाहिए। सुनकर जहाँ दीदी पुलकित हो जाती, बाबूजी एकदम उखड़ से जाते और अम्मा कई बार सिहर जाती। इतना रूप कहाँ समाएगा भला, जल्दी से बिट्टो की शादी कर दें। एक रात अम्मा ने बाबूजी को आशंकित होते हुए कहा, क्योंकि इन दिनों दीदी आईने के सामने ज़्यादा समय गुजारने लगी थी और पढ़ाई से उनका मन उचट सा गया था। अम्मा को लगता कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई उनकी लाडली, इसलिए उन्होंने बाबूजी से उनके विवाह की बात छेड़ी। तो अम्मा के मन में चल रहे द्वंद्व से अनजान बाबूजी ने कहा, अभी अल्पना का बीए फाइनल हो चुका है, अगर वह आगे नहीं पढ़ना चाहती तो विश्वजीत द्विवेदी जी काफ़ी दिनों से अपने इंजीनियर लड़के कुणाल के लिए अल्पना का हाथ मांग रहे हैं। तुम कहती हो तो अगले रविवार को उन्हें घर पर बुला लेते हैं। अल्पना और कुणाल अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसी साल उसकी शादी भी कर देंगे। बाबूजी की बात सुनकर अम्मा आश्वस्त होकर उस रात तो चैन से सो गईं, कदाचित भविष्य से अनजान। उस रात बिट्टो दी जब पानी लेने किचन में जा रही थी तो उन्होंने अम्मा बाबूजी की बात सुन ली थी। वापस कमरे में आकर देर तक भुनभुनाती रही थी कि मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी, और शायद थोड़ा सा रोई भी थी। फिर मुझे गले लगाकर सो गई थी। मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अंदाज़ा तो लग ही गया था कि बिट्टो दी अभी माँ बाबूजी की पसंद के लड़के से शादी करने को आसानी से तो मानेगी नहीं, क्योंकि दीदी किसी अजहर नाम के लड़के से ज़्यादा घुलने मिलने लगी हैं। इसकी भनक मुझे और भैया को अपने दोस्तों के द्वारा मिलती रहती थी। 12वीं में पढ़ने वाली मैं कोई बच्ची तो थी नहीं, और भैया तो दीदी के कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर में था। पर बिट्टो दी ऐसे घर से भाग जाएंगी यह तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी सहेली सुमन की शादी में शामिल होने के लिए दीदी अम्मा से कहकर गई कि अम्मा, सुमन की शादी में सभी सहेलियां रात भर रुक रही हैं, मैं भी रुकना चाहती हूँ। कल सुबह ही सुमन की विदाई है, उसके तुरंत बाद आ जाऊंगी। आप बाबूजी को कैसे भी मना लेना। अम्मा अपनी लाडली को मना नहीं कर पाई। जाते जाते दीदी पलटी और कसकर अम्मा से गले लगी। उस वक्त अम्मा को अपनी बिट्टो पर जाने कैसे लाड़ आया कि अपने गले से सोने का हार निकालकर दीदी को पहनाते हुए बोली, शादी में जा रही हो बिट्टो, यह ले सोने का हार, पहन ले पर संभाल कर रखियो। दीदी ने अम्मा के पैर छुए और फिर घर के ठाकुर जी को भी प्रणाम किया। तो उस वक्त दीदी का अम्मा के पैर छूना मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने यूं ही उनको छेड़ते हुए कहा, बिट्टो दी, आप अपनी सहेली की शादी में जा रही हो या खुद अपनी शादी में? आप अम्मा के पैर क्यों छू रही हो? बदले में दीदी मुस्कुराई और मेरे गाल खींचते हुए खुशी खुशी शादी में जाने को निकल गई। खुद अनिकेत भैया ही तो उन्हें सुमन दीदी के घर तक छोड़कर आए थे। अगले दिन सुबह से दोपहर और शाम होने को आई और बाबूजी के दफ्तर से आने का समय भी हो गया। तो अम्मा ने सुमन के घर फ़ोन लगाया तो उनकी बहन ने बताया, रात बिट्टो दी जयमाला के तुरंत बाद घर से निकल गई थी, यह कहकर कि ज़्यादा रात तक न रुक सकेंगी, उनके बाबूजी नाराज़ होंगे। सुमन दी के घर में भी सबको बाबूजी के गुस्सैल स्वभाव और पारंपरिक होने का पता था, अतः किसी ने दीदी को रुकने की जिद नहीं की थी।
अब घबराकर अम्मा ने आशंका जताते हुए और लगभग रोते हुए कहा कि अगर मेरी बिट्टो कल रात ही घर से निकल गई थी तो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? आखिर कहाँ गई मेरी फूल सी कोमल बच्ची? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो? अभी तेरे बाबूजी आते होंगे, उनको क्या जवाब देंगे? कहकर अम्मा ने अनिकेत भैया को बिट्टो दी के तमाम दोस्तों के घर पूछने को भेजा और मुझे सबको फ़ोन पर पूछने को कहा। तब स्मार्टफोन नहीं आया था, सो व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। इधर दीदी को सुबह से जब भी फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में उनका फ़ोन उनके कमरे में टेबल पर पड़ा मिला था, जिसे दीदी ने जानबूझकर छोड़ा या गलती से छूट गया था, इसका पता नहीं। उस रात दीदी जब दोस्तों के घर और फ़ोन पर पूछताछ करने पर भी नहीं मिली तो मजबूरन बाबूजी को बताना पड़ा। सुनते ही वह पहले तो अम्मा पर बिगड़े, फिर चाचा और दादी के साथ कुछ मशवरा करने लगे। पुलिस में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था, इससे परिवार की बदनामी जो होती थी। पूरे 7 दिन सब परेशान होकर उन्हें ढूंढते रहे। क्या मजाल जो दीदी के किसी दोस्त या सहेली ने उन्हें अजहर के साथ भाग जाने के विषय में कुछ भी बताया। अम्मा ने रो रो कर जब दादी की अदालत में गुहार लगाई तो छोटे चाचा और बाबूजी जाकर थाने में रपट लिखवा आए और वहां भी बात को ज़्यादा न फैलाने की विनती कराए। खैर, बात तो फैलनी थी और फैली भी खूब। इतनी कि घर से निकलते ही जो भी जान पहचान का मिलता बस एक ही सवाल पूछता, बिट्टो का कुछ पता चला? अगर दीदी भागने के 2-3 दिन बाद भी लौट आती तो बात संभल जाती, पर वह लौटी भी तो पूरे 8 दिन बाद, अजहर से निकाह करके। सब चौंक गए थे। हम दोनों भाई बहन को तो थोड़ी भनक थी भी कि बिट्टो दी किसी अजहर नाम के लड़के से मिलती हैं, पर अम्मा बाबूजी को तो दीदी और अजहर के मेलजोल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनकी तो धरती ही डोल गई थी। बिट्टो दी ने पूरे परिवार को दुनिया समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। किसी गैर हिंदू लड़के के साथ घर से भाग जाना और फिर पूरे 7 दिन बाद वापस आना। इस बीच पूरे परिवार को लोगों के तानों की पीड़ा एकदम असहनीय होती जा रही थी। इससे बाबूजी का क्रोध और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। अगर पहले आ जाती तो शायद परिवार बदनामी से बच जाता, पर आई तो पूरे 7 दिन बाद, 8वें दिन, जब तक बात पूरे शहर में फैल गई थी। ऐसी बातें फैलते हुए देर कहाँ लगती है। और साथ में यह भी बात फैल गई थी कि अम्मा बाबूजी का शासन कमजोर है, बेटियां अनुशासित नहीं। बहुत बड़ी बात थी। एक माता पिता की परवरिश पर समाज सवाल उठा रहा था। बाबूजी तो बिट्टो दीदी को कभी माफ नहीं कर पाए। उस दिन वापस आकर दीदी कितना रोई, गिड़गिड़ाई, एक तरह से बाबूजी के पैरों में लौट गई। पर बाबूजी पत्थर के हो गए थे। जिस समाज में आज तक सिर उठाकर चलते आए थे, वहां बाप दादा की पगड़ी उछालने वाली अपनी कुलक्षणी बेटी को कैसे माफ कर देते। बाबूजी और चाचा जी एकदम अटल खड़े थे। अम्मा और चाची की जुबान कैसे खुलती जब गलती उनकी बेटी की ही थी। और दादी ने तो हद ही कर दी। उनके चेहरे पर इतना क्रोध मैंने तो कभी नहीं देखा था। जब बिट्टो दी और जीजाजी दादी के चरण स्पर्श करने को झुके तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए और बड़े ही अपमानजनक शब्द कहे। दादी ने लगभग दीदी को खुद से परे करते हुए कहा था, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, अब तुम ब्राह्मण कुल की नहीं हो। बस अपमान का शायद आखिरी घूंट था वो बिट्टो दीदी के लिए। तब जो अजहर का हाथ पकड़कर पलटी तो फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। बाबूजी और अम्मा के पैर के पास की मिट्टी उठाई और उसे ही अपने पीहर की भेंट समझकर अपने आंचल में बांध ली थी। अपनी गलती समझकर अजहर के साथ निकल गई थी। उड़ती उड़ती खबर आती रही कि उनके 2 बच्चे हैं और अभी वह पटना में रहती हैं, वगैरह वगैरह। आगे जाकर भैया की नौकरी पहले दिल्ली में लगी तो शादी के बाद उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए किसी तरह कोशिश करके अपना तबादला बनारस में करा लिया। पर तब तक अम्मा को इस जानलेवा रोग ने पकड़ लिया था। अब कम से कम प्रीति भाभी और नन्हे जीशु से घर में थोड़ी चहल पहल रहने लगी थी। संयोग से मेरी शादी बनारस में ही हुई थी, सो मायका छूट कर भी नहीं छूटा था। पर अम्मा के लिए हम सब मिलकर भी बिट्टो दी की जगह नहीं भर सकते थे। वैसे भी एक माँ के लिए उसकी पहली संतान का विकल्प कोई और कैसे हो सकता है। बाबूजी और अम्मा के सामने तो जैसे बिट्टो दी का नाम तक लेना वर्जित था। दादी जब तक जिंदा रही बिट्टो दी को कोसती और बद्दुआ ही देती रही और कालांतर में उनके शाप का असर भी हुआ। ईद के वक्त भैया का एक दोस्त नियाज पटना से बनारस अपने घर आया तो भैया से मिलने हमारे घर भी आया था। तभी उसने यह खबर सुनाई थी कि बिट्टो दी बहुत दुखी हैं। अजहर का स्टूडियो का काम कुछ घाटे में चल रहा है और अब वह चौथे बच्चे को जन्म देने वाली हैं।
उनके 3 बच्चे हो गए हैं और आगे भी अपनी मर्जी से बच्चों का जन्म देना है या नहीं, इस पर बिट्टो दी की कोई मर्जी नहीं चल रही। सुनकर अम्मा बहुत विचलित हो गई थी। नियाज के हाथों पैसे और काफ़ी सारा सामान भिजवाया भी था। पता नहीं कैसे बाबूजी को मालूम पड़ गया और वह अम्मा पर काफ़ी नाराज़ हुए थे। कदाचित दीदी के घर से भाग जाने और विश्वासघात करने को माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ थी कि अगर दीदी और अजहर का प्यार सच्चा था और वह दोनों शादी करना चाहते थे तो कम से कम अपने परिवार वालों की मर्जी तक इंतजार तो करना था। यूँ कठिन परिस्थिति से लड़े बिना आसान और चोर जैसा रास्ता अपनाना कदाचित हमारे परिवार में नहीं सिखाया जाता था। हर परिस्थिति का डटकर सामना करना और फिर जीतना, यही देखते आए थे हम अपने पूरे परिवार में। और बिट्टो दी भी तो इसी परिवार का अंश थी। बहुत खूबसूरत दीदी शायद अपनी खूबसूरती का ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधने वाले अजहर को दिल दे बैठी थी और बहुत जल्दबाजी में भविष्य का फैसला कर लिया था। बात यह नहीं कि अजहर उनका सही जीवन साथी है या कोई और अच्छा जीवन साथी साबित होता। बात है उन्होंने निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी। कुछ निर्णय हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो सिर्फ अकेले नहीं लिए जा सकते। शादी विवाह का निर्णय भी उन्हीं में से एक है। क्योंकि हमने अपने आप को खुद जन्म नहीं दिया तो ऐसे में हमें जन्म देने वाले का भी तो हम पर अधिकार होता है और उनसे उनकी राय जानना भी बहुत आवश्यक होता है। अनुभव की पूंजी तो बुजुर्गों के हाथों में ही होती है। उतावलापन और उत्साह युवाओं का स्वभाव है, परंतु धैर्य और दूरदर्शिता तो उम्र के साथ ही आती है। बिट्टो दी ने जो भी किया हो उससे परिवार तो टूट ही गया था। बाबूजी एकदम खामोश हो गए थे। दादी अपनी पूजा पाठ का आडंबर कुछ ज़्यादा करने लगी थी। हम भाई बहन घर बाहर दो अलग माहौल में खुद को किसी तरह सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे। सबसे ज़्यादा टूटी थी अम्मा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से दूर कभी खुश नहीं रह पाती और यहाँ तो उनकी लाडली ना उनसे सिर्फ दूर हुई बल्कि उनका विश्वास भी तो तोड़कर गई थी। शायद बिट्टो दीदी ने अम्मा, बाबूजी, दादी, भैया, छोटी बहन सबका विकल्प अजहर और उसके परिवार में ढूंढ लिया हो, पर हमारा परिवार बिट्टो दीदी का विकल्प नहीं ढूंढ पाया था। बिट्टो दी के जाने के बाद अम्मा को कभी ढंग से रोटी खाते हमने तो नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अम्मा अब उम्र से काफ़ी बड़ी दिखने लगी थी। जब दादी भी नहीं रही तो अम्मा अपने मन की बात मन में रखते रखते और भी उदास रहने लगी थी। पता नहीं कब यह जानलेवा रोग उन्हें ग्रसित कर गया। उनका कैंसर जब तक पता चला लास्ट स्टेज था। वैसे भी ब्लड कैंसर का मरीज बिरले ही बच पाता है। बाबूजी ने इलाज के लिए एक घर तक बिकवा दिया तो भैया ने अपने सारे पैसे भविष्य निधि के निकलवा लिए अम्मा को बचाने के लिए। जैसे सब कुछ दांव पर लगा बैठा था मेरा परिवार। अंजू, लगता है अब अम्मा नहीं बचेंगी। भर्राए गले से जब भैया ने कहा तो मैं जैसे अतीत के गलियारे से वर्तमान में वापस आई। मैंने कुछ सोचकर कहा, भैया अम्मा की जान बिट्टो दी में अटकी पड़ी है, एक बार उनको बुला लेते हैं, शायद उनसे मिल लें तो। बाकी मैं समझ गई थी कि भैया क्या कहना चाहता है, पर बाबूजी को कैसे राजी करें। बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था। लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बाबूजी बिट्टो दी को बुलाने के लिए और उन्हें अम्मा से मिलवाने के लिए आसानी से मान गए। अनिकेत भैया और मैं अगले दिन ही दीदी से मिलने और उन्हें लाने का निश्चय कर घर से निकल गए। मैं नहीं जाती, पर मुझे पता था कि दीदी अपने गर्भ के अंतिम महीने में चल रही थी, तो मेरा जाना जरूरी लगा। अस्पताल में अम्मा के लिए रात को किसी को रुकना होता था। सो जीशु को दादाजी के पास छोड़कर भाभी एक रात के लिए माँ के पास रुकने वाली थी। मैं अनिकेत भैया के साथ दीदी को लाने रवाना हो गई। दीदी के ससुराल पहुंचे तो घर के बाहर काफ़ी लोग जमा थे। वहां पर और शायद कुछ अनहोनी हुई थी, क्योंकि मातम जैसा माहौल था। घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। हमें बाहर ही रोक दिया गया। अपना परिचय दिया तो रोने की आवाज़ और तेज हो गई। किसी ने कहा, अभागी पूरी जिंदगी अपने मायके वालों को तरसती रही, इंतजार करती रही, वह आए भी तो मैयत के समय। मैं कुछ समझी नहीं, ऐसे समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी कि जो अंदेशा मुझे हो रहा है, हे भगवान वह सच न हो। भैया तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब दीदी के सास ने आगे बढ़कर कहा, आप शबनम के भाई हो ना? अच्छा हुआ आप आ गए। इस वक्त हम चाहते थे कि उसका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो। अब जब आप आ गए हो तो अपनी बहन की अर्थी को कंधा आप ही देना। मेरे और भैया के लिए यह खबर एकदम अविश्वसनीय थी,
कि अम्मा की लाडो हमारी बिट्टो दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने चौथे बच्चे को जन्म देते हुए कमजोरी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से बिट्टो दी इस दुनिया से चली गई थी। हमारे पहुंचने के 4 घंटे पहले मैंने बदहवास होकर बाबूजी को फ़ोन किया तो फ़ोन चाचा जी ने उठाया। हम कुछ कहते उससे पहले ही चाचा जी की रोने की आवाज़ आई। बोले, अंजू तुम और अभी यहाँ जल्दी आ जाओ, भाभी चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनकर मुझ पर तो जैसे वज्रपात हुआ। अगर आसमान फट जाता, धरती खिसक जाती, तब मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना यह जानकर हुआ कि उधर अम्मा नहीं रही और इधर बिट्टो दी भी रुखसत हो गई। कैसी विडंबना थी ये, और कैसा अद्भुत संजोग। एक ही समय में माँ बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। गर्भनाल से जुड़ी माँ बेटी की तरह अम्मा और बिट्टो दी की आत्मा शायद फिर से जुड़ गई हो, जिन्हें इस दुनिया ने तो जाति, समाज और कौम के बंधनों में जकड़कर मिलने नहीं दिया। शायद उस दुनिया में, उस लोक में जहाँ कोई बंधन नहीं होता, वहाँ उनकी आत्मा मिल सके। जब हम वहाँ से वापस आए तब अम्मा का फ़ोन निकाला और देखा था दीदी का वो आखिरी मैसेज था। अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार आपसे मिलना है। एक बार अपनी छाती से लगाकर माफ़ कर दो अम्मा। एक बार अपने दर्शन की अनुमति दे दो अम्मा। काश ये मैसेज मैंने पहले देख लिया होता। काश अम्मा को ये मैसेज पढ़ने दिया होता। मेरा पछतावा तो अब उम्र भर का है। अम्मा बाबूजी ने तो बिट्टो दी को माफ़ कर दिया, पर क्या मैं खुद को अनजाने में की हुई इस गलती के लिए माफ़ कर पाऊंगी? कभी कभी जब भावावेश में आंखें बंद करती हूँ तो अपनी पनियाई धुंधली आंखों से अम्मा के सीने से लगी हुई बिट्टो दी की कल्पना करती हूँ और सोचती हूँ कि कहीं किसी दुनिया में माँ बेटी की आत्मा साथ होंगी। शायद दोनों मुझे माफ़ कर सकें, वह आखिरी मैसेज न पढ़ने देने के लिए। दोनों लगभग एक ही साथ तो इस दुनिया को विदा करके गई हैं। शायद वहाँ बिट्टो दी अम्मा की गोद में चैन से सो रही हो। इस निर्मम दुनिया से परे एक माँ अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर सुकून पा रही हो। शायद दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया हो, वह आखिरी मैसेज न पढ़ने देने के लिए। दोस्तों, कैसी लगी ये दिल छू लेने वाली कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।